नमस्कार, मैं रजनीश पचौरी आपका इस जीएस सरोवर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। चलिए आइए आज बात करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं, कल हमने बात की थी 1861 के अधिनियम तक हमने कल बात की थी, और आज हम आगे जो बात करने जा रहे हैं वो हमारा अधिनियम है 1892 का भारत परिषद अधिनियम। आज हम जो बात करेंगे वो है हमारा 1892 का भारत परिषद अधिनियम, और इस अधिनियम में हम देखेंगे क्या क्या प्रावधान कंपनी के लिए और भारत के लिए किए गए थे। भारत के लिए किए गए थे, कंपनी के लिए क्या प्रावधान थे। कंपनी को आपने देखा, पिछला चार्टर्ड एक्ट आपने देखा था 1853 में आया था अंतिम, और उसके बाद में 1858 में भारत शासन अधिनियम आया था। उस समय ब्रिटेन की जो रानी जो थी वो विक्टोरिया थी। महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र के साथ ये भारत में आया था 1858 का भारत शासन अधिनियम। और उसमें हमने देखा कल 1 नवंबर 1858 को हमारे जो वायसराय, भारत के वायसराय जो थे लॉर्ड कैनिंग, उन्होंने 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में उस घोषणा पत्र को पढ़कर सुनाया। उससे हमारे भारतीय लोग जो थे सुनकर उसे गदगद हो गए। वो समझ नहीं पाए कि हकीकत में ये जो घोषणा पत्र है वो है क्या। केवल चेहरे वही थे, हुआ क्या, केवल पद का नाम बदल दिया गया। उससे हम लोग, यानी हमारे जो भारतीय थे, हमारे जो अपने लोग थे, वो काफ़ी खुश हुए कि अब कंपनी का शासन खत्म हो चुका है, और अब हमारे पास, हमारे ऊपर जो शासन है वो रानी अपने कंट्रोल में लेकर, विक्टोरिया जो थी वो अपने कंट्रोल में लेकर हमारे ऊपर शासन करेगी, और हमारे लिए अच्छे अच्छे कानून हमारे फ़ायदे के लिए बनाए जाएंगे। ऐसा हमें प्रावधान हमें बताया गया उस घोषणा पत्र के द्वारा। अब हमारे पास जो पहले गवर्नर जनरल जो हुआ करता था, जो अत्याचार या क्रूर शासक कह सकते हैं, क्रूर कह दीजिए, या फिर कह दीजिए यूँ कि भारत के लिए वो कुछ ऐसे कानून बनाए जाते थे उनके द्वारा जो हमारे लिए उचित नहीं थे। अब उसका नाम बदल कर दिया भारत का वायसराय। तो हम लोग बहुत खुश हो गए, लेकिन मैंने कल आपको बताया था चेहरे नहीं बदले गए। चेहरे तो वही थे ना, नाम बदल दिया गया, तो क्या उनके काम भी बदल जाएंगे? क्या उनकी मंशा बदल जाएगी? क्या उनकी धारणा बदल जाएगी? नहीं बदलेगी। क्यों व्यक्ति तो वही है, केवल पद का नाम बदल दिया गया। तो इसी के द्वारा हम आज आगे बात करने जा रहे हैं भारत परिषद अधिनियम 1892 के बारे में। देखेंगे इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए थे। सबसे पहला है इसमें, इसके द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई थी। हमने देखा था कल 1861 का जो अधिनियम आया था, उसके बाद हमने देखा 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 1862 में केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की थी। केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना जो की थी 1862 में की थी, 1861 के अधिनियम के बाद लॉर्ड कैनिंग ने की थी, और प्रांतीय विधान परिषद की व्यवस्था की गई थी। और कल हमने देखा था कि एक ट्रिक मैंने आपको बताई थी, विधान परिषद आज भी हमारे देश में कुछ प्रांतों में, मैंने आपको बताए थे 6 प्रांत हैं, उसकी ट्रिक मैंने आपको बताई, कम्बैट, CUM कम BAT बैट। उसके माध्यम से हमने सीखा कि इस समय किन प्रांतों में विधान परिषद है। विधान परिषद का मतलब दो सदन, एक तो विधानसभा होती है, एक विधान परिषद होता है, दोनों को मिला के विधानमंडल कहते हैं। ऐसे ही इस समय अभी केंद्र में भी है। ये सारी व्यवस्थाएं कहाँ से, कब से ली गई हैं? ये इन्हीं प्रावधानों के द्वारा ली गई हैं। अभी केंद्र में एक लोकसभा होती है और राज्यसभा होती है। राज्यसभा हमारा स्थायी सदन होता है, उच्च सदन होता है, और लोकसभा हमारा निम्न सदन, अस्थायी सदन होता है, जो हर 5 साल पर विघटित या भंग किया जाता है, और उसका फिर चुनाव प्रणाली के माध्यम से फिर नई सरकार आती है और लोकसभा का गठन होता है। लेकिन राज्यसभा विघटित नहीं होती है। इसके सदस्यों का जो निर्वाचन होता है वो 6 साल के लिए होता है, और उसके बाद वो 2/3 के माध्यम से रिटायर होते जाते हैं हर 2 साल पर। तो इस प्रकार से देखेंगे, आगे हम बात करेंगे। तो इसके द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई थी। वो सदस्यों की संख्या जो बढ़ाई गई थी, वो सदस्य जो बढ़ाए गए थे वो सरकारी सदस्य नहीं थे।
एक आम आदमी या जनरल सदस्य कह सकते हैं, वो सरकार में शामिल नहीं थे, और उनकी संख्या जो बढ़ाई गई थी, कम से कम वो सदस्य 10 होने चाहिए और अधिक से अधिक 16 होने चाहिए, 16 से अधिक नहीं होने चाहिए और 10 से कम नहीं होने चाहिए। ये व्यवस्था इस अधिनियम में की गई थी। और आगे चल के देखेंगे हम इसमें इनकी नियुक्ति के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का प्रावधान किया गया। अप्रत्यक्ष जानते हैं आप, एक शब्द होता है प्रत्यक्ष निर्वाचन, एक होता है अप्रत्यक्ष निर्वाचन। प्रत्यक्ष निर्वाचन क्या होता है और अप्रत्यक्ष क्या होता है, देखेंगे। प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है जैसे हम लोग अभी तत्काल में ही अपने उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुए थे और अन्य प्रांतों में भी चुनाव हुए थे, तो हमने उसमें वोट डाला था एमएलए के लिए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो सदस्य होता है विधानसभा का, उसके लिए हमने वोट डाला, जनता ने वोट डाला और वो मेंबर चुने गए, वो था प्रत्यक्ष चुनाव। जैसे केंद्र सरकार का जब लोकसभा का इलेक्शन होता है, तो लोकसभा का जब इलेक्शन होता है तो एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं और उनके लिए हम लोग वोट डालते हैं। 2024 में फिर इलेक्शन होगा, हम उसमें वोट डालेंगे। 2019 में डाला था हमने लोकसभा के लिए, तो वो प्रत्यक्ष चुनाव था जिसमें जनता डायरेक्ट वोट डालती है, जनता जिसमें वोट डालने के लिए इन्वॉल्व होती है, दैट्स कॉल्ड डायरेक्ट, जिसमें वोट डाले जाते हैं उसे हम प्रत्यक्ष कहते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन, है ना। और जिसमें वोट हम लोग नहीं डालते उसे अप्रत्यक्ष कहते हैं, इनडायरेक्ट कह देते हैं उसे। तो अप्रत्यक्ष होता है जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है, राष्ट्रपति के चुनाव में हम लोग वोट डालते हैं, जनता वोट डालती है, नहीं डालती। राष्ट्रपति के चुनाव में जनता वोट नहीं डालती। ये विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो ही इसके लिए राष्ट्रपति पद के लिए वोट डालते हैं। और उपराष्ट्रपति का चुनाव भी इस प्रकार से होता है, अप्रत्यक्ष तरीके से, उसमें हम लोग वोट नहीं डालते। तो इसे कहते हैं, यानी जिसमें जनता डायरेक्ट वोट डालती है वो प्रत्यक्ष चुनाव होता है, और जिसमें जनता वोट नहीं डालती है वो अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। तो देखेंगे इसका जो निर्वाचन, यानी इनकी जो नियुक्ति थी वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का आधार पर की जाती थी इन सदस्यों की। आगे चल के देखें, सदस्यों को बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया था इस अधिनियम के द्वारा। 1892 का जो अधिनियम था, इसके द्वारा इन्हीं सदस्यों को, ये जो सदस्य विधान परिषद के, केंद्रीय विधान परिषद और प्रांतीय विधान परिषद, इनको बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया था, लेकिन वोट डालने का अधिकार इन्हें नहीं था। ये वोट नहीं डाल सकते थे, केवल बहस कर सकते थे बजट पर बहस करने का इन्हें अधिकार दिया गया था। और आगे आप देखेंगे सदस्यों को, ये जो सदस्य थे इनको प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया था। प्रश्न, यानी ये प्रश्न भी पूछ सकते हैं, ये भी व्यवस्था इसमें 1892 के अधिनियम में की गई थी। आगे देखेंगे हम, अगला अधिनियम हमारे लिए आया था 1800 आपका भारत परिषद अधिनियम 1909 का अधिनियम जो आया था उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। लॉर्ड कर्जन भारत में वायसराय बनकर आए थे 1899 में। 1899 लॉर्ड कर्जन भारत में वायसराय नियुक्त होकर आए, और आपने देखा, और ये वैसे इतिहास का पोर्शन हो जाता है, इतिहास में इससे कई बार क्वेश्चन आया है कि लॉर्ड कर्जन जब आए तो इन्होंने आने के बाद 1903 में बंगाल विभाजन के प्रावधान की व्यवस्था की। सुनिएगा, 1903 में बंगाल विभाजन के प्रावधान की व्यवस्था इन्होंने अंग्रेजों के सामने, या ब्रिटेन की जो संसद थी उनके सामने अपना विचार प्रस्तुत किया, और 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की। 19 जुलाई 1905 को बंगाल के विभाजन की घोषणा की, बंगाल को 2 हिस्सों में बांटने की बात की, और अपना बंगाल को बांटने का आधार क्या बताया वो भी एक आप सुनेंगे। आधार जो था वो बताया कि बंगाल इतना बड़ा क्षेत्र है जिस पर शासन करने में काफ़ी समस्या आती है, शासन या प्रशासन ढंग से नहीं हो पाता है, क्रियान्वयन इसका ढंग से नहीं हो पाता है, इसलिए हम इसको बांट रहे हैं। और पश्चिमी जो बंगाल था, वैसे बंगाल को बांटने का मुख्य आधार तो कुछ और ही था, मुख्य आधार जो था वो कुछ और ही था, वो मैं आगे बताऊंगा। मुख्य आधार जो था
हाँ, मुख्य आधार जो था वो तो केवल हिंदू और मुसलमानों को बांटना था, हिंदू और मुसलमानों को बांटने की व्यवस्था थी इसमें, लेकिन वो बताया गया कि प्रशासन ढंग से नहीं हो पा रहा है, क्रियान्वयन इसका ढंग से नहीं हो पा रहा, इसलिए बंगाल को दो भागों में बांटा जाएगा। तो पश्चिमी जो बंगाल था वो हिंदू बाहुल क्षेत्र था, और पूर्वी बंगाल जो था वो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र था, उसमें मुसलमानों की संख्या ज़्यादा थी। तो हिंदू मुस्लिम को बांटने के लिए बंगाल विभाजन किया गया था। एक तरीके से आप कह सकते हैं डिवाइड एंड रूल, यानी बांटो और राज करो की नीति आप इसमें देख सकते हैं, झलकती है स्पष्ट कि हिंदू मुसलमान को आपस में बांटो और राज करो। तो 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को की गई थी। कई बार प्रश्न बना है, इस पोर्शन से कई बार प्रश्न पूछा गया है, बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई? 19 जुलाई 1905 को की गई, लेकिन लागू कब हुआ ये भी क्वेश्चन कई बार बना है। 16 अक्टूबर 1905 को ये लागू हुआ था। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू हुआ। मैं बोलता चल रहा हूं, वैसे आप लिख लेंगे। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू हुआ, और आप देखेंगे 19 जुलाई 1905 को विभाजन की घोषणा हुई थी। 19 जुलाई 1905 को विभाजन की घोषणा हुई, और 16 अक्टूबर 1905 को ये बंगाल विभाजन लागू हुआ, दो भागों में बांट दिया बंगाल को। लॉर्ड कर्जन उस समय वायसराय थे, और 16 अक्टूबर को आप देखेंगे शोक दिवस के रूप में मनाया गया। शोक दिवस 16 अक्टूबर को शोक दिवस के रूप में मनाया गया, और 16 अक्टूबर को हमारे जो थे रविन्द्रनाथ टैगोर, उन्होंने राखी दिवस के रूप में भी मनाया। राखी मतलब राखी, लोगों ने आपस में एक दूसरे की राखी बांधी कि हम, राखी का मतलब होता है हम एक दूसरे से अलग नहीं होंगे, हम भाईचारे की भावना से रहेंगे, हम बटेंगे नहीं आपस में। ये राखी दिवस के रूप में 16 अक्टूबर को मनाया, और शोक दिवस के रूप में भी मनाया। लेकिन हुआ क्या, 19 जुलाई को जब इसकी घोषणा हुई बंगाल विभाजन की, उसके बाद आपका देख सकते हैं 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हो गया था। कौन सा आंदोलन? स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ, और ये कहां से प्रारंभ हुआ? कलकत्ता के टाउन हॉल से। कलकत्ता के टाउन हॉल से स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था 7 अगस्त। ये भी कई बार देखिए, इस पोर्शन से कई बार प्रश्न पूछा गया है, इतिहास में पूछा गया है, संविधान से तो इसका कोई मतलब नहीं है। इतिहास में कई बार प्रश्न पूछा गया है कि स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो 7 अगस्त 1905 को। कहाँ से प्रारंभ हुआ? कलकत्ता के टाउन हॉल से। बंगाल की घोषणा, विभाजन की घोषणा कब की गई? 19 जुलाई 1905 को। लागू कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को। 16 अक्टूबर को किस दिवस के रूप में मनाया? राखी दिवस के रूप में मनाया। 16 अक्टूबर को किस रूप में मनाया? आप देख सकते हैं शोक दिवस के रूप में मनाया। किसने मनाया? आपके जो थे रविन्द्रनाथ टैगोर, उन्होंने मनाया। आगे देखेंगे हम भारत परिषद अधिनियम जो था, इसमें अब हम अगला देखेंगे 1909। हाँ, ये 1905 में हुआ था। इस अधिनियम के द्वारा, यानी ये 1909 का जो अधिनियम था, इस अधिनियम को माले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? माले मिंटो सुधार अधिनियम। इस अधिनियम को कहते हैं, 1909 के अधिनियम को माले मिंटो सुधार अधिनियम। और इसमें क्या था? माले मिंटो क्या चीज है इसे देखते हैं। माले मिंटो ये क्या है? तो देखिए, मार्ले जो थे ये इंग्लैंड में भारत के राज सचिव थे। पीछे हमने पढ़ा है राज सचिव की नियुक्ति की गई थी। तो भारत में इंग्लैंड में भारत के राज सचिव थे ये मार्ले। और मिंटो जो थे, इनका पूर्ण नाम मिंटो द्वितीय कह सकते हैं। ये जो थे ये भारत में वायसराय थे। ये भारत में कौन थे? वायसराय थे। लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे, और मार्ले जो थे वो इंग्लैंड में भारत के राज सचिव थे, है ना। आगे हम देखेंगे इसमें केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में वृद्धि की गई इसी के द्वारा। अभी हमने पढ़ा केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, लेकिन 1862 में इनका गठन हुआ था, लेकिन यहाँ संख्या बढ़ाई गई और यहाँ आकर फिर इसका विस्तार हुआ। आकार में वृद्धि का मतलब फिर विस्तार हुआ 1909 के द्वारा। और हुआ क्या? अधिकतम 16 सदस्य कम से कम 10 हो सकते थे, वो 16 से बढ़ाकर 60 कर दिए। अधिकतम 60 सदस्य इसमें हो सकते हैं, ये व्यवस्था की गई।
पहली बार किसी भारतीय का वायसराय और गवर्नर की कार्यपालिका परिषद के साथ एसोसिएशन का प्रावधान किया गया। पहली बार सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय थे जिन्हें विधि सदस्य बनाया गया था। यानी जो था वायसराय की कार्यपालिका परिषद थी, उसमें ये पहले व्यक्ति थे भारतीय जिन्हें शामिल किया गया था। उसमें वायसराय की कार्यपालिका जो परिषद थी उसमें इन्हें शामिल किया गया था। किसको? सत्येंद्र प्रसाद को, और इन्हें शामिल किया गया उसमें, और इन्हें विधि सदस्य बनाया गया था। आगे हम देखेंगे, इसके द्वारा पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई। यानी मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई। ये भी बांटने की प्रक्रिया थी, ये व्यवस्था की गई। और मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम ही करेंगे, ये व्यवस्था की गई। मुस्लिम सदस्यों का चुनाव भी मुस्लिम ही करेंगे, हिंदू नहीं करेंगे, ये व्यवस्था की गई। और हम देखेंगे इसी के आधार पर आप देखते हैं, ये जो थे, नोट कर लेंगे इसे आप। नोट करेंगे इसे। ये था, चलिए इसे नोट कर लेंगे आप, वो देखेंगे इसमें 1892, 1909, इसमें एक व्यवस्था और की गई। इसी के साथ साथ आप देखेंगे मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम व्यक्ति कर सकते हैं, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई। और हाँ, एक इसमें क्वेश्चन कई बार आया है कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक किसे कहते हैं, तो लॉर्ड मिंटो को ही कहते हैं। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक कहा जाता है। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक कहते हैं। क्वेश्चन बना है, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक किसे कहते हैं, तो आप कह सकते हैं लॉर्ड मिंटो, जो वायसराय थे भारत के, उन्हें सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा, हम आज पहुंच चुके हैं, ये भारत के संवैधानिक विकास की प्रक्रिया चल रही है, 1909 तक हम पहुंच चुके हैं। और मैं आपसे यही कहूँगा, आप इसे देखते रहिए वीडियो को, और पढ़ते रहिए रेगुलर, और देखेंगे इसमें से बहुत सारे प्रश्न इस प्रकार से बन सकते हैं हमारी परीक्षा में, और बने हैं, जैसे मैंने आपको बताया है। लेकिन मैंने बंगाल विभाजन के बारे में जो बात की है, इसे आप, जो मैंने बोला है, मैंने लिखा नहीं है, कुछ तत्व मैं यहाँ पर, कुछ पॉइंट हमने लिख दिए हैं, बाकी आप नोट कर लेंगे। और कई बार इससे प्रश्न पूछा गया है। आगे हम बात करेंगे, कल अगले अधिनियम के विषय में बात करेंगे। कल हम बात करेंगे 1919 का भारत परिषद अधिनियम, उसके विषय में हम कल बात करेंगे। भारत शासन अधिनियम जो आया था 1919 में, उसके विषय में हम कल बात करेंगे, और देखेंगे कि हमने हमारे लिए उसमें क्या क्या प्रावधान किए गए थे। तो इस प्रकार से हमने इस अधिनियम के विषय में, 2 अधिनियम के विषय में आज बात की। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को रेगुलर देख रहे होंगे और शेयर भी कर रहे होंगे। आपसे यही उम्मीद की जाती है। और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगले एक्ट के साथ कल हम फिर मुलाकात करते हैं। कल हमारी मुलाकात फिर होगी इसी समय पर। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।